अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का 34वां लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप का टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक में शुरू हो चुका था, जिसमें हमने ये लीडर की तारीफ़ पढ़ी कि लीडर क्या होता है, और हमने लीडर और लीडरशिप का डिफरेंस देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर लीडर को लीडरशिप भी आती हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ पे जिस पे हमने आर्ग्यू किया था वो ये था कि ये सोच पाई जाती है कि जो लीडर हैं वो लीडर ही पैदा होते हैं। नहीं, हर इंसान अपनी मेहनत से अच्छा लीडर बन सकता है, उसमें कुछ खसूसियात उनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे लीडरशिप फंक्शंस कि एक लीडर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उसे क्या काम करने पड़ते हैं। तो पहला फंक्शन उसका होता है टास्क रिलेटेड, यानी कि एक जो सुपरवाइज़र है, तो अगर वो मैनेजर है वो हेल्प करेगा अपने अंडर काम करने वालों की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे अब एक इंसान आता है अपने टीचर के पास कि मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, तो सुपरवाइज़र टीचर का काम है कि उसे बताए किस तरह एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो एक वर्कर आता है कि ये कंप्यूटर या ये सिस्टम ये डाटा नहीं एंटर हो रहा, तो आप उसकी हेल्प करते हो। यानी इस तरह का जो काम होता है टास्क रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, जो टास्क रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो गाइडेंस आपने देनी होती है, तो ये टास्क रिलेटेड। दूसरी होती है ग्रुप मेंटेनेंस और सोशल फंक्शंस, कि जब आप एज अ लीडर काम कर रहे हो, आपके अंडर वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स में आपस में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ जो है वो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको रिजॉल्व करना, उनके दरमियान जो है वो हालात को मेंटेन रखना। ठीक है, सोशल फंक्शंस को भी जो है वो करना, ये भी लीडर का काम होता है, लीडर के फंक्शंस में आता है। फिर इन दोनों कामों को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टाइल्स भी होते हैं लीडरशिप के। लीडरशिप के जो ज़्यादा वाज़ेह स्टाइल्स हैं वो दो हैं, एक है टास्क ओरिएंटेड स्टाइल होता है और एक है एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल होता है। टास्क ओरिएंटेड स्टाइल यानी वो मैनेजर्स जिनको बस इस चीज़ से ज़्यादा फोकस जिनका होता है कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो टास्क वैसा पूरा कर रहा है जैसा करना चाहिए, यानी उसका फोकस ज़्यादा इस चीज़ पे होता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी उससे एम्प्लॉय की ग्रोथ या अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन की इतनी फिक्र नहीं होती, उसका मेन फोकस होता है कि जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे किस्म के मैनेजर होते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल, यानी जिनका ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में, उनको मेडिएशन में होता है, रेदर देन कंट्रोलिंग। यानी वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके दोस्ताना माहौल में टास्क भी पूरा हो, लेकिन वो क्या है, उनका ज़्यादा एम्फेसिस लोगों पर होता है, लोगों को समझने में होता है, उनको मोटिवेट करने में होता है। यानी वो गोल पे इतना फोकस नहीं, लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो टेनाबॉम और स्किमडेट ने ये जो है डिस्क्राइब किए थे सबसे पहले ये फैक्टर्स, कि जो चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक लीडरशिप को। यानी आप किस तरह की लीडरशिप कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मैनेजर्स की जो है वो ज़ात पे भी और गोल्स को अटेन करने में भी ये इफ़ेक्ट करता है। लेकिन और उन्होंने फेवर किया था एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल को, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि एक मैनेजर क्या स्टाइल चूज़ करेगा उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी हालात भी इस पर असरअंदाज होते हैं। हर बार मर्ज़ी जो है वो एक इंसान की अपनी नहीं चलती, हालात के मुताबिक भी इंसान को जो है वो कुछ स्टाइल्स चूज़ करने पड़ते हैं। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो असर करते हैं, तो उनमें 3 फैक्टर्स मेन है। सबसे पहला है फोर्सेस इन मैनेजर, यानी मैनेजर के अंदर की फोर्सेस, उसका अपना नॉलेज, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस। यानी अब उसने जो तालीम हासिल की वो जिस एरिया से है, जिस बैकग्राउंड से, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहा हो सकता है जब एज अ वर्कर जब वो काम कर रहा हो, अगर उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता रहो कि उसके मैनेजर्स जो थे वो टास्क ओरिएंटेड थे, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेड बनना। यानी कि उसका नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि वो कैसा बिहेव रखेगा। फिर उसके बाद है फोर्सेज इन एम्प्लॉयज़, ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका बैकग्राउंड, वो काम करने के लिए कितना विलिंग है, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी एक मैनेजर को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं कि उसे कैसा जो है वो लीडरशिप स्टाइल अपनाना चाहिए कि वो एम्प्लॉय को अच्छे काम के लिए कन्विंस कर सके। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स भी जो है वो ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल किस तरह है, कल्चर कैसा है, टाइम ऑफ प्रेशर कैसा है। यानी ये सारी चीज़ें, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत फॉर्मल है, तो वहाँ पर आप जो है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड नहीं रह सकते, आपको फोकस ज़्यादा कहाँ पे करना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल का जो माहौल है, जो कल्चर है, वो भी डिपेंड करता है कि एक मैनेजर का कौन सा जो है वो लीडरशिप स्टाइल होगा। फिर उसके बाद है कॉन्टीजेंसी अप्रोच, यानी रिसर्चर्स ने ये देखा कि लीडरशिप की इफ़ेक्टिवनेस पे के लिए, यानी खसूसियात, उसकी जो उसके अंदर की जो खूबियाँ और उसका बिहेवियर जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उस वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि वो कौन सा स्टाइल अपनाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और नेचर ऑफ टास्क, यानी जिस तरह का टास्क होगा वैसा वो स्टाइल अपनाएगा।
क्योंकि हर इंसान में हर खूबी नहीं होती, ठीक है। अब एक इंसान है जिसकी जो अपने काम में जो है वो कंसिस्टेंसी होने की वजह से वो अच्छा लीडर समझ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लीडर में भी वही चीज़ हो, वो किसी और की वजह से मशहूर हो सकता है। इफेक्टिव लीडर किसी और काम की वजह से हो सकता है। और ना ही जो है वो हर सिचुएशन में हर स्टाइल इफेक्टिव होता है। कुछ सिचुएशन, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें आपको टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ता है, और कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिनमें आपको एम्प्लॉय ओरिएंटेड होना पड़ता है। यानी हर स्टाइल हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टीजेंसी अप्रोच वो ये कहते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो ये फैसला करती है कि लीडर को कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए। हर सिचुएशन अलग होती है और हर सिचुएशन का स्टाइल भी अलग होगा। तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लीडरशिप के लिए, वो कहते हैं कि जो चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो असर करते हैं। सबसे पहले टास्क रिक्वायरमेंट, कि आपका टास्क जो है वो क्या तकाजा कर रहा है, आपकी जो टास्क है उसकी क्या डिमांड है कि आप किस तरह की लीडरशिप करेंगे। जैसे कि आप जंग में है तो जंग का हालात ये उस वक्त कर रहे होते हैं कि आपको उस वक्त अपने एम्प्लॉय ओरिएंटेड नहीं रहना होता, टास्क ओरिएंटेड। आपको उस वक्त स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स देने और सामने वाले को फॉलो करने। उस वक्त आप सामने वाले को नहीं दे सकते कि यार उसको कंफर्ट जोन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीयर्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपके सामने वाले की आपसे कुछ खास जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हिसाब से जो है वो आपको लीडरशिप स्टाइल अपनाना है। उसके अलावा आपके एम्प्लॉयज़ की भी तो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं ना। आपके गोल अलग बात है, लेकिन आपको एम्प्लॉय की खसूसियात, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसके बिहेवियर को ध्यान में रख के फिर आपको जब अपने लीडरशिप स्टाइल उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट करना है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और पॉलिसीज़ भी, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जिसके हिसाब से उनको नज़र में रखते हुए एक लीडर को जो है वो अपनी लीडरशिप स्टाइल अपनाना पड़ता है कि उसके अंदर रह के मुझे किस तरह जो है अपना गोल पूरा करना है। फिर उसके बाद है हर्सी और ब्लैंचर्ड का कॉन्टीजेंसी मॉडल, कि इन्होंने ये कंटीजेंसी मॉडल पेश किया और इनका ये कहना था कि एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो होता है उसमें वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ की रेडीनेस पे। इन्होंने ये रेडीनेस का जो एक लफ्ज़ दिया, रेडीनेस का मतलब है कि एक एम्प्लॉय कितना जो है उसमें डिज़ायर है अचीवमेंट की, कितना वो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करने वाला इंसान है। फिर उसके बाद उसमें टास्क रिलेटेड कितनी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उसका जो है वो एक्सपीरियंस कितना है एम्प्लॉयज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, बताती हैं कि इनके हिसाब से जो है वो लीडरशिप स्टाइल अपनाया जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि ज़ाहिर सी बात है, अब अगर एक जो पर्सनल इंसान की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। लीडरशिप स्टाइल में उन्होंने बोला कि 4 स्टेप्स के रिलेशन होता है एक मैनेजर और एक फॉलोअर के दरमियान। जो शुरू में होता है, जब नए मैनेजर है, नए एम्प्लॉयज़ के पास आया है, तो उस वक्त एक मैनेजर को हाई टास्क होना चाहिए और लो रिलेशनशिप पे होना चाहिए। यानी टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा रहे और रिलेशनशिप पे थोड़ा कम काम करे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका कंफर्ट जोन नहीं है, तो उस वक्त सारे दोनों जो हैं वो अपने काम पे फोकस ज़्यादा रखेंगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करे कि वो हाई टास्क तो रहेगा लेकिन साथ साथ रिलेशनशिप को भी बढ़ाना शुरू करे, हाई टास्क रहे और हाई रिलेशनशिप में रहे। फिर तीसरी चीज़ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो काम है उसे समझ में आना शुरू हो गया आपके वर्कर को। अब आपका एम्प्लॉय काम को समझता है, तो अब जो आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस रखें और लो टास्क रखें, क्योंकि अब उसे काम का पता है, उसे वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। अब आप उसको बार बार गाइड करने की, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर चौथे में क्या है कि लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क, ठीक है। आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा जब आप इनफॉर्मल हो जाते हो तो फिर इंसान काम से हट जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपके रिलेशनशिप भी नॉर्मल रखो और काम पे गाइडलाइन भी फिर नॉर्मल ही होती है, क्योंकि पता है अगले को के काम में रख क्या है, और रिलेशनशिप भी फिर एक हाथ तक रहना चाहिए। तो ये इन्होंने एक लीडरशिप का मॉडल पेश किया कि किस सिचुएशन में किस तरह की लीडरशिप की जाएगी। फिर उसके बाद लीडर्स की 2 किस्में होती हैं। एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, यानी जो जिनका इम्पैक्ट होता है, जिनका बड़ा तासुर होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, बड़े वो डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे होते हैं और उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और फिर उनको फॉलो करके काम करते हैं। एक ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर, यानी कि जिनको पता होता है हमारे सबऑर्डिनेट्स की किस तरह मदद करनी है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, वो उनके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। यानी वो अपना तासुर नहीं रखते, अपना रोब दबदबा नहीं रखते, बल्कि उनकी हेल्प करेंगे सबऑर्डिनेट्स की, उनको कॉन्फिडेंट करेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे और डेली रूटीन वर्क ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त काम करते रहते हैं। तो इन ऐसे लीडर्स को ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स भी कहा जाता है। उसके बाद है कि मैनेजरियल लीडरशिप एंड टीम, यानी जैसे हमने शुरू में लीडरशिप में ये पढ़ा था कि जो लीडर होता है उसे फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है। फॉलोअर के बगैर तो कोई लीडर की अहमियत नहीं है ना। लीडर तो उसे बोला जाता है जिसको देखा जाता है कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं। तो जब लीडरशिप हो रही होती है तो उसके फॉलोअर्स में एक टीम एग्जिस्टेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी फॉलोअर्स भी बिखरे नहीं होने चाहिए, टीम होनी चाहिए। टीम होगी तो लीडर उनको जो है वो लीड कर सकेगा, क्योंकि अलग अलग इंसान को लीड करना, अगर एक इंसान के 1000 फॉलोअर्स हैं तो हर एक को अलग अलग लीड करना बहुत मुश्किल है। उन 1000 की अगर आप टीम बना देंगे, सब मिल के उसे फॉलो करेंगे,
करेंगे तो जो उनका टारगेट होगा वो ईजिली अचीव हो जाएगा। तो टीम क्या होती है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।